नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं विनोद श्रीवास्तव आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं डीपी एजुकेयर के इस ऑनलाइन मंच पर। दोस्तों, साल 2025 का आगमन हो चुका है और 2024 समाप्त हो चुका है। निश्चित तौर पर जाते-जाते 2024 ने आपको बहुत सारी खट्टी-मीठी यादें दी होंगी और आने वाले वर्ष में यानी जो वर्ष आ चुका है, इस वर्ष में आप उन खट्टी-मीठी यादों के आधार पर अपने भावी मार्ग को प्रशस्त करेंगे। जिनमें से एक है आपकी कामयाबी, यानी सिविल सर्विसेज में एसडीएम बैच के माध्यम से कम एसडीएम या डीएसपी से कम पर संतुष्ट नहीं होना है आपको। इस बात को ध्यान में रखते हुए डीपी एजुकेयर लेकर आया है आपको पीसीएस मेंस की कुछ ऑनलाइन क्लासेस आंसर राइटिंग बैच के तौर पर। और इसके बारे में आपको जानकारी डीपी सर के माध्यम से पहले भी मिल चुकी है। कल आप हमारी टीम से भी परिचित हो चुके हैं दोस्तों, और न केवल आपको टीम ने अपना परिचय दिया बल्कि अपने अपने विषय से संबंधित संक्षिप्त में अपनी आगामी परीक्षा को लेकर के, अपनी स्ट्रेटेजी को लेकर के भी आपसे चर्चाएं की। और निश्चित तौर पर वो वीडियो आप देख रहे होंगे। और वो सभी छात्र जो पीसीएस मेंस एग्जाम को लेकर के तनिक भी गंभीर हैं दोस्तों, यही मौका है आपके लिए। जो इस समय आगे कदम बढ़ा देगा वो इस दौर में पहले से ही औरों से आगे होगा, और बजाय कि अस्वस्थ हो जाने के बाद अब अपनी तैयारी शुरू करें, निश्चित तौर पर तैयारी का लाभ आपको कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से मिलना ही होता है। इसलिए भी इस पीसीएस मेंस आंसर राइटिंग के ओरिएंटेड बैच का जो विवरण आपको दिया गया था, मैं एक बार फिर से ब्रीफिंग कर देता हूं आपके सामने। दोस्तों, आपकी जो क्लासेस चलनी है वो क्लासेस आपको यूट्यूब पर ही मिलेंगी। जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन होगा, यानी कि जब टीचर अपने क्वेश्चन को आपके सामने जो इलेबोरेट करेगा, उसको एक तरह से विखंडित करेगा और बताएगा कि किस तरह से किसी सवाल की मेन स्टैंड को समझना है और कैसे उनके टेल वर्ड्स के जो मेन उसका ऑस्पेक्ट होता है, उस ऑस्पेक्ट में कैसे आपके अपने आंसर को मॉडिफाई करना है और लिखना है। दोस्तों, आपके लिए टेलीग्राम पर जो चैनल उपलब्ध होगा, उस चैनल पर आप अपने आंसर्स लिख करके पोस्ट कर सकते हैं और आपको उन्हीं चैनल्स पर ही आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। ये आपको पता है कि जीएस के करीब सभी 4 विषय, जिसमें 2 अगर अलग से जोड़े जाएं तो उत्तर प्रदेश विशेष के हैं। साथ ही साथ निबंध लेखन की भी हम आपको रणनीति से परिचित कराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अधिकतम 100 छात्र ही होंगे इस बैच में, जैसा कि आपको ये बताया जा चुका है। तो बिल्कुल भी देरी करने का वक्त नहीं है। बिना किसी देरी के तेजी से जुड़िए डीपी एजुकेयर की टीम से और लाभ लीजिए इस मेंस एग्जाम के एक नए पैटर्न का, क्योंकि मेंस की सभी तैयारियों का, सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान डीपी एजुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग सबसे पहले जिस सब्जेक्ट पर, जिस टॉपिक पर बात करेंगे, इसे अगर मैं एक मोटे शब्द के रूप में लिखूं तो 2 शब्द यहां पर आपको दिखेंगे, जिसमें से पहले शब्द की अगर मैं बात कर रहा हूं वो है इकोनॉमी, एंड दूसरा शब्द है आपके सामने सोशल जस्टिस। इसमें 2 अलग-अलग विषय हैं दोस्तों। पहला विषय जो है वो अर्थव्यवस्था का है और दूसरा जो विषय है वो सामाजिक न्याय का है। आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है दोस्तों कि अर्थव्यवस्था और सामाजिक न्याय, ये दोनों ही आपके मेंस के एग्जाम में बहुत मैटर करते हैं, बहुत महत्व रखते हैं। और अगर आजकल की जो प्रकृति है प्रश्नों की, उन प्रश्नों को देखा जाए तो आपसे जिस खास चीज की डिमांड की जाती है दोस्तों आयोग द्वारा, वो खास चीज होती है कनेक्टिव स्टडी की। निश्चित तौर पर कंटेंट जो है आपके सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है वो इतना बड़ा, इतना ब्रॉड है कि हर चीज को तैयार कर पाना अलग अलग ये काफी मुश्किल हो जाता है और काफी हेक्टिक टास्क हो जाता है। तो फिर क्या रणनीति होनी चाहिए हमारी? रणनीति हमारी ये होनी चाहिए दोस्तों कि हम कनेक्टिव स्टडी करें और कनेक्टिव के साथ साथ हम कलेक्टिव स्टडी भी करें। यानी कैसे चीजों को कोरिलेट किया जाए, कैसे घटनाओं को कोरिलेट किया जाए और कैसे अर्थव्यवस्था के किसी भी विशेष सिद्धांत का हमारे सामाजिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और एक आम आदमी का जीवन आर्थिक सिद्धांतों से कैसे प्रभावित होता है, साथ साथ कैसे वो उसके सामाजिक स्तर में, सामाजिक जीवन में, उसके रहन सहन में, उसे मिलने वाली सुविधाओं में
और सबसे बड़ी चीज, अगर इसे मैं एक इंटीग्रेटेड वर्ड के रूप में आपके सामने रखूं, तो कैसे हम सामाजिक न्याय की अवधारणा को आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर परिभाषित कर सकते हैं। जैसा कि आपके सामने एक सवाल दिख रहा होगा आपको, गरीबी। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पॉवर्टी या गरीबी भारत की एक गंभीर समस्या रहा है और अभी भी हम पूरी तरह से इससे बाहर नहीं निकल पाए। हाल फिलहाल के अगर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम प्रधानमंत्री के द्वारा जो वक्तव्य दिए गए, उन वक्तव्यों को देखें, उनके स्टेटमेंट्स को देखें, तो करीब करीब 25 करोड़ से भी ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं विगत 10 वर्षों में। और उसमें सरकार के स्तर पर किए जा रहे प्रयासों का कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन फिर भी क्या गरीबी को सिर्फ एक सामाजिक समस्या कहना, एक आर्थिक समस्या कहना ठीक होगा? सिर्फ एक आर्थिक समस्या, जैसा कि इस सवाल में लिखा भी है कि गरीबी सिर्फ एक आर्थिक समस्या न होकर एक सामाजिक अभिशाप भी है। अगर हमें इस प्रश्न का उत्तर देना हो कि गरीबी एक आर्थिक समस्या न होकर के एक सामाजिक अभिशाप भी है, तो हमें यह समझने की जरूरत है कि इस प्रश्न में एक्चुअल में वो क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं हमसे। सवाल के अगले हिस्से में देख सकते हैं, इस कथन के आलोक में अपनी आलोचनात्मक टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए। दोस्तों, इस तरह के वर्ड्स, जो आलोचनात्मक टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए, समीक्षा कीजिए, इसका एक विस्तृत विवरण दीजिए, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, इस तरह के जो शब्द होते हैं, इन शब्दों को हम लोग टेल वर्ड्स कहते हैं। और दोस्तों, एक्चुअल में यही टेल वर्ड्स आपसे प्रश्न के मूल भाव की मांग करते हैं कि आप प्रश्न का जब उत्तर लिखें तो किस तरह से घटनाओं को प्रस्तुत करें कि वह संबंधित मांग को संतुष्ट कर सके। कई बार छात्रों में इस चीज को लेकर के गलती होती है कि जब यहां पर यह बात लिखी है, इस कथन के आलोक में अपनी आलोचनात्मक टिप्पणी प्रस्तुत करिए, तो आलोचनात्मक टिप्पणी का सीधा मतलब छात्र जो है वो जानकारी के अभाव में यह समझता है कि यहां पर हमें इसकी आलोचना करनी है। लेकिन आलोचना किस स्थिति में करनी है और किस बात की करनी है, यह समझना भी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम सब अगर इस प्रश्न को सॉल्व करें और इसका एक उत्तर लिखना हो हमें, तो हमें किन बातों पर, किन बिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। चलिए उसको हम एक विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात, पहले तो बात होनी है इस पूरे प्रश्न में पॉवर्टी के बारे में। क्या है पॉवर्टी? गरीबी किसे कहते हैं? यानी इस प्रश्न का जो पहला स्टैंजा या पहला पैराग्राफ होगा, कहीं ना कहीं वो एक प्रस्तावना के रूप में आपसे गरीबी को परिभाषित करने की मांग कर रहा है कि गरीबी क्या है। सवाल में जब तक हम समस्या के मूल स्टैंड को एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक कभी भी हम उसके मूल भाव तक पहुंच नहीं पाएंगे। गरीबी क्या है दोस्तों? तो गरीबी का मतलब सीधे तौर पर जब हम प्रस्तावना लिखेंगे गरीबी की, तो हम एक वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं डेप्रिवेशन। देखिए दोस्तों, यहां ये भी मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि आपकी जो क्लासेस होंगी वो बाइलिंगुअल होंगी, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों से हम लोग बातें करेंगे। तो ऐसे में जो छात्र इंग्लिश मीडियम के हैं या जो छात्र हिंदी मीडियम के हैं, दोनों को ही इस प्रोग्राम का लाभ मिले, हम ऐसा सुनिश्चित कर रहे हैं। तो आप लोग बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले सकते हैं। भाषा यहां पर माध्यम नहीं बनेगा, दिक्कत नहीं बनेगा कोई। डिप्रिवेशन, डिप्रिवेशन का मतलब होता है दोस्तों वंचितता, किसी चीज से वंचित हो जाना, डिप्राइव हो जाना। तो गरीबी को अगर एक शब्द में हम परिभाषित कर रहे हैं तो ये वंचित होना है, लेकिन किस चीज से वंचित होना? निश्चित तौर पर अपनी आर्थिक संसाधन जो उसके पास होने चाहिए, उन आर्थिक संसाधनों से वंचित होना। लेकिन आर्थिक संसाधनों से वंचित होने का मतलब, उदाहरण के तौर पर 3 चीजें हम लोग लिखते हैं, जिसमें पहली चीज होती है दोस्तों रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 चीजें जो थी, इसे मैं सामान्य शब्दों में भोजन,
वस्त्र और आवास के रूप में परिभाषित कर रहा हूं। लेकिन क्या वर्तमान में सिर्फ यही 3 हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं? नो डाउट इसमें 2 चीजें जुड़ी हुई हैं, जिसमें एक है दोस्तों शिक्षा और दूसरा है स्वास्थ्य। इन सभी क्षेत्रों में जब व्यक्ति एक सम्मानित रहन सहन के स्तर से वंचित हो जाता है तो उस स्थिति को हम गरीबी कहते हैं। लेकिन जब हम लोग गरीबी को परिभाषित करते हैं दोस्तों, तो यह समझना बड़ा जरूरी हो जाता है कि गरीबी का एक्चुअल में प्रभाव पड़ता क्या है। गरीबी सांस्कृतिक और सामाजिक और आर्थिक तीनों स्तरों पर हमें प्रभावित करती है। लेकिन कई बार हम केवल इसके आर्थिक पक्ष पर ही ध्यान देते हैं, इसके सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों पर ध्यान नहीं देते। क्योंकि जब हम बात इसके सामाजिक और सांस्कृतिक इंपैक्ट के बारे में करेंगे कि कैसे आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से ये हमारे समाज को प्रभावित करता है, तो दोस्तों आप जानते हैं कि कई स्तरों पर व्यक्ति जो एक स्टेटस मेंटेन होना चाहिए सोसाइटी में उसका, उससे तो वो वंचित हो ही जाता है। पोषण के साथ साथ उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा ये भी धूमिल होती है, ये भी हमें पता है। न केवल उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल होती है, बल्कि इस वजह से वो अवसरों से लगातार वंचित होता चला जाता है। और ये अवसर हैं शिक्षा के, लोक नियोजन के, इन सारे अवसरों से भी वो वंचित हो जाता है। और इन अवसरों से वंचित होने का परिणाम एट लास्ट ये निकलता है दोस्तों कि वो विकास की मुख्य धारा से कट जाता है। और जब वो विकास की मुख्य धारा से कटकर अलग हो जाएगा तो निश्चित तौर पर वो विकास के इस क्रम में पिछड़ता चला जाता है और बाद में उसे आवश्यकता पड़ती है सहायता की। और ये सहायता सामाजिक कार्यक्रमों के अंतर्गत सरकार द्वारा उसे दी जाती है या फिर समाज सेवी संगठनों द्वारा भी उसके लिए इसका प्रबंध किया जाता है। तो ऐसे में प्रस्तावना में हम जब बात करते हैं तो प्रस्तावना में हम एक मोटे तौर पर गरीबी का क्या प्रभाव पड़ता है हमें इस पर बात करनी होती है। और जैसा मैंने कहा कि ये सीधे तौर पर वंचितता की बात करता है, यानी डिप्राइव होने की कंडीशन की बात करता है। और ये डिप्रिवेशन शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य, जिसे आज के परिवेश में अगर मैं बहुआयामी, जिसे हम मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के रूप में परिभाषित अगर करें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि गरीबी का जो प्रभाव है वो आज के दौर में बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। वहीं जब इसके सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर सामाजिक सुविधाओं से वंचित होने के रूप में ये बात निकल करके सामने आती है। तो हमें संक्षिप्त में यहां जब प्रस्तावना की हम बात कर रहे हैं प्रश्न में, तो हमें संक्षिप्त में इस बात को एक्सप्लेन करने की जरूरत है। बहुत संक्षिप्त में, जैसे अगर आप चाहें तो कह सकते हैं इस बारे में कि गरीबी एक सिर्फ सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या ना होकर के एक सामाजिक समस्या भी है, सामाजिक अभिशाप भी है। क्योंकि इसका प्रभाव न केवल व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित होने के रूप में दिखता है, बल्कि कई बार वह सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी व्यक्ति के पिछड़ेपन की वजह बनता चला जाता है। लेकिन अफसोस कि जितने भी कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन के लिए चलाए जाते हैं वो सारे कार्यक्रम केवल इसके आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने पर केंद्रित होते हैं, लेकिन उसके सांस्कृतिक और सामाजिक दुष्प्रभावों से बचाने का उसमें कोई विशिष्ट प्रभाव या विशिष्ट रणनीति है वो हमें वहां पर दिखाई नहीं देती। दूसरी चीज, जब हम आगे बढ़ेंगे प्रस्तावना की बात से, तो हमें यह देखना है कि इस सवाल में वो बात और किस चीज की कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था, 2 चीजों की बात की जा रही है, एक आर्थिक और एक सामाजिक। तो दोस्तों प्रस्तावना के बाद जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? वो है गरीबी का आर्थिक प्रभाव और गरीबी का सामाजिक प्रभाव। ये 2 चीजें हैं। क्या है गरीबी का आर्थिक प्रभाव और क्या है गरीबी का सामाजिक प्रभाव?
इसको समझना होगा हमें आपको। अगर मैं गरीबी के आर्थिक प्रभाव की विवेचना करूं आपके लिए, उसे अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो कुछ खास शब्दों के माध्यम से हम इसे व्यक्त कर सकते हैं। जैसे पहली चीज है असमानता। पहले हम इसके आर्थिक प्रभाव की बात करें। निश्चित तौर पर यह असमानता दोस्तों आर्थिक रूप में ही आएगी, यानी जब वो किसी भी उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनेगा, तो नो डाउट अगर हम यहां एक चीज और लिख लें, यह है उत्पादकता में कमी। ठीक है, तो अगर वो उत्पादकता में उसकी कमी आती है, तो निश्चित तौर पर उत्पादन में आने वाली कमी से वह आय के साधनों से, आय के स्रोतों से वंचित हो जाएगा, उसे मौके नहीं मिलेंगे। और आय से वंचित होने का मतलब आर्थिक रूप से वह असमानता का शिकार होगा। अब उसकी उत्पादकता चूंकि गिरेगी, ऐसे में उसकी ये उत्पादकता में आने वाली कमी उसे जिस चीज की ओर ढकेलती है दोस्तों, वो चीज है बेरोजगारी। बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट। आपको पता है दोस्तों कि आज भारत में गरीबी की तरह बेरोजगारी भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। और अगर गरीबी और बेरोजगारी को एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, इस बारे में हम इसका विवरण दें इस तरह से, तो ये कुछ गलत नहीं होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं गरीबी और बेरोजगारी परस्पर एक दूसरे का कारण भी हैं और परिणाम भी हैं। साथ ही साथ अब बेरोजगारी की वजह से आर्थिक रूप से विपन्नता, आय में कमी, आय में कमी होगी तो पर्याप्त पोषण नहीं मिलेगा, और ये माल न्यूट्रिशन या कुपोषण की स्थिति की ओर ले जाता है। और कुपोषण की स्थिति की ओर जाने का सीधा मतलब है स्वास्थ्य में गिरावट। और हम सभी जानते हैं कि अगर स्वास्थ्य में गिरावट हुई तो सीधे तौर पर वह रोजगार के अवसरों से भी वंचित होगा, काम के पर्याप्त मौके उसे नहीं मिलेंगे। यानी ये जो पांच बातें हैं वो हम लिख सकते हैं किस रूप में दोस्तों? गरीबी के आर्थिक प्रभाव के रूप में। लेकिन अगर इसके सामाजिक प्रभाव की बात की जाए तो वो क्या है? निश्चित तौर पर अगर आय की कमी है तो जो सामाजिक वंचितता की स्थिति बनती है, जो एक सोशल डिप्रिवेशन की स्थिति बनती है, वो है शिक्षा का अभाव। निश्चित तौर पर अगर गरीबों में देखा जाए तो अमीर परिवारों के बच्चों के लिए पढ़ना लिखना फिर भी संभव है, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए भी ये बहुत मुश्किल नहीं होता है। लेकिन जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं, जब बात समस्या होती है आर्थिक रूप से, तो सबसे पहले जिस चीज का सेक्रीफाइस किया जाता है, सबसे पहले जिस चीज से समझौता किया जाता है, वो चीज होती है उनकी शिक्षा। सबसे पहले पढ़ाई बंद करा दी जाती है। उन्हें पढ़ने बहुत पैसा लग रहा है, पढ़ा नहीं पाएंगे। बेटियों को लेकर के तो हमारी सामाजिक अवधारणा कुछ अलग ही है इस बारे में। अभी भी ग्रामीण प्रदेशों में बेटियों की शिक्षा को लेकर के नो डाउट जागरूकता बढ़ी है, लेकिन जो आवश्यकता हो है हमारी है उतनी नहीं है। ये सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल होता है अपनी रूढ़िवादी सोच से बाहर आना। ऐसे में अगर व्यक्ति शिक्षा का अभाव है तो जो समस्या उसके सामने आती है वो है कुसमायोजन। अब ये कुसमायोजन किस रूप में? सामाजिक रूप से एंटी सोशल जो प्रवृत्तियां होती हैं उनका बढ़ना, जिसमें सबसे ऊपर आता है सामाजिक रूप से अपराध और हिंसा में वृद्धि के रूप में। मैंने ऐसा क्यों कहा अपराध और हिंसा में वृद्धि? निश्चित तौर पर अगर व्यक्ति गरीबी के कारण पढ़ लिख नहीं पाया तो वो मानवीय मूल्यों से परिचित नहीं है, और न ही मानवीय मूल्यों की सुरक्षा के प्रति उसमें कोई जिम्मेदारी का भाव होता है। और अगर उसमें मानवीय मूल्यों की सुरक्षा के प्रति कोई जिम्मेदारी का भाव नहीं है, तो अपनी जीविका के लिए वो आसान तरीका समझता है किसी को लूट लेना, जेब काट लेना, चोरी करना, डकैती डालना। फिर वो इन अनुचित तरीकों का प्रयोग करना शुरू कर देता है, और ये सामाजिक रूप से आपराधिक प्रवृत्तियों का कारण बनता है। और इसके परिणाम स्वरूप हम सब जानते हैं कि हिंसा भी एक, कह सकते हैं कि साइड इफेक्ट या बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलकर सामने आता है।
अब इन चीजों से अगर वह व्यक्ति मान लेते हैं कि अपराध और हिंसा में संलिप्त है, तो अपराध और हिंसा में संलिप्त व्यक्ति को समाज स्वीकार नहीं करता और उसे जिस चीज का सामना करना पड़ता है वो चीज होता है सामाजिक बहिष्कार का। देखिए यहां पर यह सामाजिक बहिष्कार वाली जो बात मैंने की है दोस्तों, इस सामाजिक बहिष्कार का एक बड़ा कारण होता है असमानता, यहां पर भी। लेकिन यहां जिस असमानता की बात हुई थी वो तो आर्थिक है, यहां जिस असमानता की बात हो रही दोस्तों वो सामाजिक है। व्यक्ति को एक ठप्पा लग जाता है अपराधी का, व्यक्ति पर ठप्पा लग जाता है गरीब का, व्यक्ति पर ठप्पा लग जाता है निम्न दर्जे का, खराब जीवन स्तर वाले व्यक्ति का। ऐसे में समाज उसे स्वीकार नहीं करना चाहता और उसके बहिष्करण की जो घटना है वो हम लोग देख पाते हैं। और अंततः उसका ये बहिष्कार कहीं न कहीं उसके लिए जो समस्याएं खड़ी करता है दोस्तों, वो समस्याएं मेंटल होती हैं, मानसिक होती हैं, जो अवसाद, चिड़चिड़ेपन या फिर ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर जिसे हम लोग कहते हैं उसके रूप में, साथ ही साथ मेंटल इलनेस की समस्या भी व्यक्ति के रूप में हमें या व्यक्ति को प्रभावित करती है। तो आर्थिक प्रभाव और सामाजिक प्रभाव प्रस्तावना के बाद जो दूसरी चीज पर हमें बात करनी है इस प्रश्न में वो यही है। तो इसको हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं? निश्चित तौर पर अगर आर्थिक प्रभाव की बात हमें करनी है तो हम यहां ये कह सकते हैं कि आर्थिक प्रभाव के बाद मतलब इसके अंतर्गत व्यक्ति आय के अवसरों से वंचित होता है। आय के अवसरों से वंचित होने में आर्थिक असमानता पैदा होती है समाज के उन वर्गों में जो गरीब हैं, वंचित हैं, और उनकी वो आर्थिक असमानता उन्हें बेरोजगारी और उत्पादकता में कमी की ओर ढकेलती है। निश्चित तौर पर अगर उत्पादकता में कमी का कारण है तो वो बेरोजगार है क्योंकि उसे पर्याप्त अवसर रोजगार के नहीं मिल रहे हैं। आर्थिक असमानता का यह भी एक मतलब है। और अगर वो पर्याप्त अवसर नहीं पा रहा है रोजगार का तो आय में कमी आएगी और आय में कमी कहीं ना कहीं पर्याप्त पोषण स्तर से उसे वंचित करेगी, जो उसे कुपोषण की ओर ढकेलेगा और उसका परिणाम होगा कि स्वास्थ्य में गिरावट आएगी और स्वास्थ्य में यह गिरावट उसे और ज्यादा वंचित करेगी लोक नियोजन के अवसरों से। जबकि सामाजिक प्रभाव की बात करें तो शिक्षा के अभाव की वजह से उसका सामाजिक समायोजन नहीं हो पाता है और अगर वो सामाजिक रूप से समायोजित नहीं है तो निश्चित तौर पर वह आय के लिए, अपने जीवन यापन के लिए अनुचित तरीकों और साधनों का प्रयोग करता है और वो अपराध और हिंसा में वृद्धि का कारण बनता है, जिससे वो सामाजिक रूप से बहिष्कृत हो जाता है और उसका वो सामाजिक बहिष्कार कहीं ना कहीं मानसिक समस्याओं को जन्म देता है। तो जैसा मैंने बताया कि इस सवाल में अभी तक हम लोगों ने दो अलग अलग स्टैंड्स की बातें की। दो अलग अलग स्टैंड में जैसा मैंने आपको बताया कि पहली चीज हम इसके आर्थिक पक्ष को देखेंगे और दूसरा हम इसके सामाजिक पक्ष को देखेंगे। यानी सबसे पहले हमने गरीबी की प्रस्तावना को समझा और उसके बाद इसके आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब क्या होगा? सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पर चर्चा करने के बाद अब बारी आती है सवाल के उस मेन स्टैंड की जिसको हमने कहा आलोचनात्मक टिप्पणी। तीसरे नंबर पर हम यहां आ जाते हैं दोस्तों, यानी अब जो बात होगी वो किस रूप में होगी? वो होगी आलोचनात्मक टिप्पणी के रूप में। क्या है आलोचनात्मक टिप्पणी का मतलब? देखिए दोस्तों, यहां आलोचनात्मक टिप्पणी से जो मूल अर्थ लिया जा रहा है वो क्या होगा? जैसे हमने गरीबी की बात की, आपको प्रस्तावना में गरीबी के बारे में बताया, आर्थिक प्रभाव की बात की हमने और सामाजिक प्रभाव की बात की। इसके बाद अगर देखा जाए तो आलोचनात्मक दृष्टिकोण जब हम इस प्रश्न के अंतर्गत अपनाते हैं तो हमें आलोचना गरीबी की नहीं करनी, बल्कि गरीबी के समाधान को लेकर के जो भी हमारे पास इनिशिएटिव्स हैं हमें उसकी आलोचना नहीं करनी, में एग्जैक्टली उसका मूल्यांकन करना है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आलोचना किसी व्यक्ति की तभी की जा सकती है जब आप मूल्यांकन उसका कर पाए, उसके व्यवहार का, उसके आचरण का। और अगर वो आपके द्वारा निर्धारित या समाज द्वारा निर्धारित पूर्व प्रतिमानों से भिन्न आता है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि उसकी आलोचना की जानी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया
आलोचनात्मक टिप्पणी, आलोचनात्मक दृष्टिकोण किन बिंदुओं के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो उसमें सबसे बड़ी चीज यह है दोस्तों कि अगर हम गरीबी को सिर्फ एक आर्थिक समस्या के रूप में देखते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम इसके मूल प्रभाव को सीमित कर देते हैं। यानी केवल गरीबी को एक आर्थिक समस्या मानना क्या करता है दोस्तों? ये इसके प्रभाव को सीमित कर देता है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि जब हम पहले ही ये पूर्वाग्रह बना लेते हैं कि ये केवल एक आर्थिक समस्या है, तो हम इसके सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव पर ध्यान नहीं देते हैं, और इससे हम कहीं ना कहीं इसे समाप्त करने के लिए जो भी प्रयास किए जाने चाहिए, उन प्रयासों से हम भटक जाएंगे। उन प्रयासों से हम, ये कहा जाए कि उन प्रयासों को सही दिशा में नियोजित नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज यहां पर, अगर सरकारी योजनाओं की बात की जाए कि सरकार के द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं, तो देखो दोस्तों, यहां समझना होगा कि सरकारी योजनाएं जो होती हैं वो कई बार केवल आर्थिक सहायता तक ही सीमित रहती है ना? यानी वो समस्याएं केवल हम उसके आर्थिक पक्ष को ही देख पाते हैं। यानी जो भी सरकारी योजनाएं हम लोग चलाते हैं वो कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए अगर हम खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम की बात करें, तो गरीबी उन्मूलन की दिशा में ये कार्यक्रम भी अपने आप में बहुत ही कारगर समझा जा सकता है। लेकिन इससे क्या उसकी समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, या गरीबी को हम एक अभिशाप के रूप में, शायद इससे हम दोबारा उसको एक समस्या के तौर पर, आर्थिक समस्या के तौर पर तो हम देख रहे हैं, क्या हम इससे उसे गरीबी को एक सामाजिक अभिशाप के रूप में नामांकित करने से बच जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि कितने समय तक सरकार उसको ये राशन देगी? क्या जीवन भर वो सरकारी योजनाओं द्वारा मिलने वाले लाभ पर ही निर्भर रह सकता है? या सरकारी योजनाओं से उसे जो लाभ मिल रहा है, चाहे वो आयुष्मान भारत से मिल रहा हो, मान लेते हैं, या फिर आपका मनरेगा जैसे कार्यक्रमों से मिल रहा हो। मनरेगा की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा अपवाद हो जाएगा यहां पर, क्योंकि मनरेगा रोजगार की सृजन की बात कर रहा है, एक निश्चित दिनों में रोजगार सृजन की बात कर रहा है। यहां पर मैं बीच में एक नाम ले लेता हूं आप लोगों से। आपने एक नाम सुना होगा जियान द्रेस का। दोस्तों, जियान द्रेस जो है वो बेल्जियम के अर्थशास्त्री हैं, लेकिन इन्होंने भारतीय नागरिकता ले ली है और अब ये इंडियन सिटीजनशिप धारक हैं। ये प्रमुख अर्थशास्त्री की अगर बात करें तो अमर्त्य सेन के साथ मिलकर इन्होंने भारत में सामाजिक सेवाओं और गरीबी उन्मूलन तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार सृजन के क्षेत्र में बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे चल रहे हैं। इनफैक्ट अगर मनरेगा की बात की जाए तो इसके सृजन में भी कहीं ना कहीं इनका योगदान रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन और किस तरह से समाज के अंतिम पायदान तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाया जाना चाहिए, इसको लेकर के भी ये अपना विस्तृत रोड मैप समय समय पर देते रहे हैं और सामाजिक सरोकारों के लिए ये काम करते हैं। अमर्त्य सेन के साथ इन्हें वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र का दोस्तों नोबेल प्राइज मिला था। दोनों लोगों को, अमर्त्य सेन को जो है जियान द्रेस के साथ ही अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिला था। और वहां पर इन लोगों ने एक चीज की बात की थी कि गरीबी को समाप्त करना है अगर हमें, तो हमें केवल ये नहीं देखना होगा कि कौन गरीब है, बल्कि हमें यह देखने की जरूरत है कौन कितना गरीब है। यानी जिस चीज पर मेनली इन्होंने फोकस किया था वो चीज थी दोस्तों इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी की गहनता। ठीक है, ये देखने की जरूरत पर इन्होंने बल दिया था। मेरा मानना है कि इस जब उत्तर को आप लिखेंगे, तो जब आप इसके आलोचनात्मक परीक्षण की बात करें तो जरूर इस चीज का आप जिक्र करें कि हमें गरीबी की गहनता को देखने की आवश्यकता है, ना कि सिर्फ ये देखने की कौन कौन गरीब है। ये भी देखना है कि कौन कितना गरीब है, क्योंकि उसे मिलने वाली सामाजिक सेवाओं का लाभ, सामाजिक सुविधाओं का लाभ उसे इसी एवज में मिलेगा। साथ ही साथ तीसरी चीज
सरकारी योजनाओं में इसके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक इन दोनों पहलुओं की अनदेखी होती है कई बार। इसके बारे में भी हम यहां बात कर सकते हैं कि हम इसके सामाजिक प्रभाव और मनोवैज्ञानिक प्रभाव के बारे में बात नहीं करते जो गरीबी के कारण व्यक्ति में उत्पन्न होती हैं। और एट लास्ट चौथी चीज भी हम इसमें जोड़ सकते हैं और ये है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं खासकर गरीबी उन्मूलन की दिशा में अगर देखा जाए तो उसमें जो विशेष वर्ग है हमारे समाज का, उस विशेष वर्ग में हम 3 लोगों की बात करेंगे। महिलाओं की बात करेंगे, बच्चों की बात करेंगे और वृद्धजनों की बात करेंगे। इनकी भी हमें उपेक्षा अगर दिखाई दे रही है तो यह भी कहीं ना कहीं इसकी आलोचना का एक पक्ष, एक पहलू बन सकता है, एक स्टैंड बन सकता है जिसको लेकर या जिस आधार पर हम सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। और एट लास्ट जब हम सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन कर लेंगे तो दोस्तों यहां फाइनली हम पहुंच जाते हैं उस अंतिम पक्ष पर जिसे हम लोग कहते हैं निष्कर्ष, कंक्लूजन। लेकिन यहां एक बात का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना होता है दोस्तों, जो गरीबी है या जब भी हम किसी सवाल के बारे में लिखते हैं तो फाइनली जब हम उसका निष्कर्ष लिखते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि निष्कर्ष जो है वो समाधान परक होना चाहिए। यानी जो ये निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, ये सॉल्यूशन बेस्ड होना चाहिए हमेशा। ये आपके सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है दोस्तों। ये सकारात्मक आपका जो नजरिया है उसको प्रस्तुत करता है कि आप उस एक गिलास जिसमें आधा पानी भरा हुआ है उसमें आप उस आधे खाली गिलास को नहीं देखते हैं, ना आप उस आधे भरे गिलास को देखते हैं, बल्कि आप उस पूरे भरे गिलास को देखते हैं, आधा पानी से और आधा हवा से। यह दृष्टिकोण आपको लेकर के चलना है। ये लगना चाहिए कि अगर आपके सामने कोई समस्या आएगी तो आप उस समस्या का एक क्रमिक सिस्टमैटिक ढंग से न केवल इलेबोरेशन, एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, बल्कि फाइनली अपने अनुभव के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर आप उसका समाधान देने की दिशा में भी कदम बढ़ा सकते हैं, मदद कर सकते हैं। तो निष्कर्ष जब हम इसका लिखेंगे तो निष्कर्ष में हम फाइनली क्या लिख सकते हैं? 3 चीजें हैं जिन पर अगर हम बात करते हैं अपने प्रश्न के इस अंतिम पहलू में तो शायद हम इस प्रश्न को ज्यादा संतोषजनक ढंग से संतुष्ट कर पाएंगे। जिसमें पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इसे हम कहेंगे समावेशी विकास। समावेशी विकास को दोस्तों इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहा जाता है। अब समावेशन हर स्तर पर होता है, खास करके अगर वित्तीय समावेशन की बात की जाए तो हमारे देश में वित्तीय समावेशन को लेकर के एक कार्यक्रम चलाया जाता है और उस कार्यक्रम को हम लोग नाम देते हैं PMJDY, प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने न केवल वित्तीय समावेशन की दिशा में कदम आगे बढ़ाया बल्कि लोगों को बैंकिंग सर्विसेज से जोड़ने का भी काम किया है। और आपको पता है कि जीरो बैलेंस पर बैंक खाते खोले गए। इसमें करीब 30 करोड़ से भी ज्यादा लोग अभी तक इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं और अभी भी यह संख्या बढ़ ही रही है। न केवल इस बैंकिंग सर्विसेज से जुड़ने की वजह से लोगों में सेविंग यानी बचत की प्रवृत्ति बढ़ी है और बचत की वही प्रवृत्ति कैपिटल क्रिएशन यानी कि पूंजी निर्माण में भी मदद करती है। तो इसका भी मूल्यांकन हम यहां कर सकते हैं। तो समावेशी विकास मतलब साफ है कि सभी को साथ लेकर हमें उन पक्षों पर भी बात करने की जरूरत है, यानी विशेषकर इसमें महिलाएं, बच्चे और वृद्ध, इन तीनों को टारगेट करके योजनाएं बनाने की आवश्यकता है। प्लस सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं की अनदेखी नहीं करनी है हमें। और यह तब होगा जब दूसरी चीज हम करेंगे
और दूसरी चीज है दोस्तों मॉनिटरिंग, यानी जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनकी एक निगरानी व्यवस्था। हम लोग जानते हैं कि नीति आयोग इस निगरानी व्यवस्था की बात करता है और इसके लिए वो जिस मॉडल की बात कर रहा है या सुझाव देता है उसे हम लोग सनसेट क्लॉज मॉडल कहते हैं। अगर आप चाहें तो सनसेट क्लॉज मॉडल के साथ हम इसी के हाइब्रिड एन्युटी मॉडल का भी जिक्र कर सकते हैं, जो गंगा नदी विकास प्राधिकरण या नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस्तेमाल हो रही है, इनका भी जिक्र हम कर सकते हैं। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल जो है दोस्तों, ये मूलतः 30, 30 और 40 के सिद्धांत पर काम करता है। आप इसको देखेंगे, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप निश्चित तौर पर समझ जाएंगे ये किस बारे में बात कर रहा है। और अंतिम रूप से जिस चीज की जो अंततः जरूरत है वो है इन सारी चीजों को लेकर के सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की, यानी सामाजिक जागरूकता की। ये 3 चीजें हैं दोस्तों जिनके माध्यम से हम इस सवाल का निष्कर्ष जो है वो संतोषजनक ढंग से लिख सकते हैं, है ना। जैसा मैंने आपको इस सवाल के बारे में बात की, मैंने समझाने की कोशिश की। एक बात और मैं यहां कहना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है, ये पूरी तरह से आधारित है कनेक्टिव एंड कलेक्टिव स्टडी पर। और ये तब हो पाएगा जब आप समाजशास्त्र और अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ना जानते हो। ये तब हो पाएगा जब आप आंकड़ों के साथ साथ, देखिए होता क्या है दोस्तों, जब गरीबी जैसे मुद्दों पर बात होती है तो कई बार छात्र इसका उत्तर लिखते समय आंकड़ों के जाल में उलझ जाता है। और आंकड़ों के जाल में उलझने की वजह से वो आंकड़ों पर तो केंद्रित रहता है, लेकिन वो उसके सामाजिक और सांस्कृतिक तथा बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट्स को नजरअंदाज कर देता है, या उनके बारे में वो उतनी बात नहीं कर पाता जितनी उसे करनी चाहिए। और ऐसे में फिर वो प्रश्न बहुत रुचिकर नहीं होता और कई बार वो अपने विषय के मूल भाव से भटक जाता है। और हम लाइनें तो पूरी कर लेते हैं, शब्द संख्या तो हम पूरी कर लेते हैं, लेकिन उसमें कहीं भी हम सवाल के मूल भाव को एड्रेस नहीं कर पाते। और ऐसे प्रश्न हमें अच्छे अंक पाने से रोकते हैं दोस्तों। 2 बातें और यहां मैं कहूंगा कि वर्तनी संबंधी अशुद्धियों से बचने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आपकी राइटिंग की अगर बात की जाए तो राइटिंग अगर अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो मैं ये नहीं कहता कि उससे आपको अतिरिक्त नंबर मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपकी राइटिंग बेहतर है, पढ़ने के लिए उसे विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता है, तो फिर वो उसके हाथ से यानी अध्यापक के हाथ से 1 आध 2 नंबर आपके लिए फिसल जाते हैं और उसका फायदा आपको मिल जाता है एग्जाम में, है ना। इन 2 बातों पर भी आपको ध्यान रखना है। मैं एक बार फिर से आपके लिए संक्षिप्त में इस प्रश्न को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। संक्षिप्त में देखिएगा, मैंने कहा कि गरीबी सिर्फ एक आर्थिक समस्या ना होकर एक सामाजिक अभिशाप भी है, ये सवाल है। और इस कथन के आलोक में अपनी आलोचनात्मक टिप्पणी प्रस्तुत करिए। तो देखिए, सबसे पहले 3 बातें हैं। सबसे पहले हमें यह स्पष्ट करना होगा कि गरीबी किसे कहते हैं, किस स्थिति को गरीबी कहा जाता है। उसके लिए हम गरीबी की बात करेंगे। और ये पेपर जो है, ये क्वेश्चन हमारे इकोनॉमी एंड सोशल जस्टिस दोनों सेक्शन से रिलेटेड है, अर्थव्यवस्था से भी और सामाजिक न्याय से, दोनों विषयों से जुड़ा हुआ सवाल है ये। तो दोनों में से कहीं भी ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी चीज, मैंने आपसे कहा कि कनेक्टिव एंड कलेक्टिव स्टडी का इस्तेमाल आपको करना है। तो सबसे पहले हम जिस चीज को एक्सप्लेन करेंगे वो चीज होगी दोस्तों पॉवर्टी यानी कि गरीबी। और इसकी शुरुआत हम करेंगे प्रस्तावना से, जो हमारा प्रश्न का पहला हिस्सा होगा जिस पर हम लिखेंगे। इसमें आर्थिक संसाधनों से वंचित होने को ही हम, या यूं कहिए कि उसकी मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं, जो उसकी फंडामेंटल नीड्स हैं, उन फंडामेंटल नीड्स से वंचित होने को ही हम गरीबी कहते हैं। इस रूप में हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो साथ ही साथ हम इसके सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों पर भी संक्षिप्त विवरण जरूर दें। यहां पर यह काम आप 3-4 लाइन में कर सकते हैं। बहुआयामी डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की बात मैंने कहा, जिसमें भोजन, वस्त्र और आवास के अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा से वंचित होने की भी बात हम करेंगे। आगे बढ़ेंगे जब हम लोग प्रस्तावना के बाद, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर इसके आर्थिक प्रभाव और सामाजिक प्रभाव को एक्सप्लेन करेंगे।
जिसमें आर्थिक प्रभाव में हम बताएंगे उसकी आर्थिक असमानता, उत्पादकता में कमी, बेरोजगारी, आय की कमी जिससे कुपोषण और स्वास्थ्य में गिरावट, ये आर्थिक प्रभाव है। जबकि शिक्षा का अभाव जिससे सामाजिक रूप से उसका कुसमायोजित होना, नतीजा अपराध और हिंसा जैसी घटनाओं में उसका संलिप्त होना, सामाजिक रूप से बहिष्कृत और फाइनली मानसिक समस्याओं का शिकार हो जाना, ये इसके आर्थिक और सामाजिक प्रभाव है। फिर तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे, तीसरे पॉइंट पर, इस पर आलोचनात्मक टिप्पणी की। और जब आलोचनात्मक टिप्पणी की जाएगी दोस्तों, तो आलोचनात्मक टिप्पणी का जैसा मैंने कहा था सही अर्थ लिया जाता है, इसका मतलब लेंगे हम लोग मूल्यांकन से, खासकर कि वो एफर्ट्स जो सरकार के स्तर पर चलाए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, उनका हम यहां पर मूल्यांकन करते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि आर्थिक समस्या केवल माना जाता है इसे, और इस कारण से हम इसके प्रभाव को सीमित कर देते हैं, हम इसके सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव पर ध्यान नहीं देते। सरकारी योजनाओं की अगर बात की जाती है तो सरकारी योजनाएं आर्थिक सहायता तक सीमित हो जाती हैं और उसके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं की अनदेखी होती है, गरीबी की, जिससे एक और चीज सामने आती है और वो है विशेष वर्गों की उपेक्षा, जिसमें महिलाएं, बच्चे और वृद्ध शामिल हैं। और इतना करने के बाद तब हम आते हैं निष्कर्ष पर, और मैंने कहा कि निष्कर्ष हमेशा ही समाधान परक होना चाहिए, सॉल्यूशन बेस्ड होना चाहिए, और ये सकारात्मक दृष्टिकोण को इंगित करता है, जिसमें समावेशी विकास, जिसके लिए वित्तीय समावेशन जैसे कार्यक्रमों की बात की जा सकती है। साथ ही साथ मॉनिटरिंग की बात करेंगे, यानी कि इन योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन के साथ साथ इनकी लगातार निगरानी की भी आवश्यकता है, क्योंकि केवल ये देखने से कि कौन कौन गरीब है, हम गरीबी को दूर नहीं कर सकते। यह तब तक दूर नहीं होगा जब तक ये ना स्पष्ट हो जाए कि कौन कितना गरीब है। तभी हम ये तय कर पाएंगे कि उसे मिलने वाली सामाजिक सेवाओं और योजनाओं का लाभ किस सीमा तक होना चाहिए। और एट लास्ट, इन सभी क्षेत्रों में सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना, चाहे वह शिक्षा के प्रति हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं की अनदेखी के प्रति हो, स्किल डेवलपमेंट के प्रति हो, इन सारी चीजों को हम यहां पर इंटीग्रेट करके इसका एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ सॉल्यूशन बेस्ड कंक्लूजन लिख सकते हैं। और इस तरह से लगभग 150-200 शब्दों में हम इसका एक संतोषजनक उत्तर दे सकते हैं इस प्रश्न का। तो जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, आगामी और क्लासेस में आपको अलग अलग विषय के अध्यापक अपने अपने विषय से संबंधित प्रश्नों का एक मॉडल आंसर उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे और आपको समझाएंगे कि कैसे किसी सवाल को एड्रेस करना होता है, कैसे उस सवाल के टेल वर्ड्स को हम एक्सप्लेन करेंगे, कैसे उसे मूल भाव से भटकने से बचाएंगे, और सवाल की जो विशेष मांग जिस परिप्रेक्ष्य में है उसको हम संतुष्ट करने के लिए अपने ज्ञान, अपनी जानकारी को कैसे संक्षिप्त में प्रस्तुत कर सकते हैं। यही लेखन कौशल है। ध्यान दीजिए दोस्तों, लेखन कौशल एक दिन में विकसित नहीं होता, इसके लिए लगातार किए गए प्रयासों की आवश्यकता है, और इसके लिए ही डीपी एजुकेयर की टीम आपके साथ, आपके बीच मौजूद है, और आगे भी हमारे प्रयास इसी प्रकार जारी रहेंगे दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। जैसा मैंने बताया कि सीट लिमिटेड है, सीमित सीटें हैं, सिर्फ 100 एडमिशंस का ही हम लोग इस बार प्रयास कर रहे हैं कि इतने ही एडमिशंस हो जिन पर हम एक इंडिविजुअल तरीके से हर छात्र की समस्या को एड्रेस कर सके और उसे बेहतर गाइडेंस प्रोवाइड कर पाए। तो दोस्तों, मैं अभिनव श्रीवास्तव आपसे आगामी और भी सब्जेक्ट के साथ, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशन भी है, ऐसे मुद्दों के साथ मैं आपसे आगामी कक्षाओं में फिर मिलूंगा। 6 जनवरी से आपकी कक्षाएं शुरू हो रही हैं, आंसर राइटिंग बैच शुरू हो रहा है मेंस का। उसके पहले आपको ये सारे वीडियोस जो एक डेमो वीडियो के तौर पर आपके लिए बनाए जा रहे हैं, ये आपको यूट्यूब पर उपलब्ध रहेंगे। आप इनसे, इन वीडियोस के जरिए हमारी टीम, उनकी क्षमताओं और उनके अनुभवों के बारे में जान पाएंगे, और आप साथ ही साथ ये तय कर पाएंगे कि आपको आगामी परीक्षाओं में कैसे डीपी एजुकेशन के साथ जुड़ने से लाभ होगा। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आपका ये नया वर्ष जो आज 1 जनवरी 2025 में प्रवेश कर चुके हैं हम लोग, आपके लिए सफलता के नए दरवाजे खोले, नए अवसरों का निर्माण करे और आपके हर उस सपने को पूरा करे जो आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए देखते हैं।
इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।